हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में फिजिक्स क्लास 11 का मॉडल सेट पेपर सेकंड और थर्ड को देखा है, और आज इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट पेपर 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। इसमें पार्ट वाइज नहीं देखेंगे, इसमें टोटल सॉल्यूशन को एक ही साथ हम लोग देख लेंगे। ये जो क्लास होगा वो दोनों मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। दोनों बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मॉडल सेट 1। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को हम लोगों ने देख लिया है। फिर से हम लोग देख लेते हैं कि ये टोटल मार्क्स कितने का है। 35 मार्क्स का है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 19 है। पहला 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से आपको केवल 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और उसके बाद 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14, ये भी 7 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको केवल 5 क्वेश्चंस करने हैं, और सब सारे क्वेश्चंस के मार्क्स कितने हैं, 3-3 मार्क्स के हैं। क्लियर है। और लास्ट जो सेक्शन है, सेक्शन सी, वो आपका 15 क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक, यानी टोटल 5 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपका सेक्शन ए से है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का उल्लेख कीजिए। क्या कहता है कि एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में सारे पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कह रहा है कि अगर ए और दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा हुआ है तो दोनों के मास के प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उसकी स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है। यहाँ पे है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन लगेगा, और g यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आई बात समझ में। तो हिंदी में क्या है, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हैं तो ये भी अगर आपने लिख दिया है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट वन है यहाँ पे, वन डिफरेंस बिटवीन जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में आपको अंतर लिखना है। यहाँ पे स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है। पहला तो यही हो गया आपका डिफरेंस, एक ही लिखना है। हम यहाँ पे 3 डिफरेंस दे रहे हैं, आप उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो एक लिख लेंगे। पहला क्या है कि जी जो है वो एक्सेलरेशन है, स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन है, जबकि कैपिटल जी क्या है, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्लियर है। तीसरा क्या है कि इसकी वैल्यू जो होती है, स्मॉल जी की वैल्यू अल्टीट्यूड के साथ बदलती है, चाहे ऊपर जाइएगा तब भी बदलेगा, नीचे जाइएगा तब भी बदलेगा, सरफेस ऑफ द अर्थ के। लेकिन ये जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो ये हर जगह इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर है। तो ये 3 डिफरेंस है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन व्हाइल कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विद अल्टीट्यूड while the value of capital G remains constant. Gravitational acceleration is the vector quantity, मतलब small g is the vector quantity whereas the capital G is the scalar quantity. क्लियर है। हिंदी में देख लेते हैं क्या है, वही चीज़ है, गुरुत्वीय त्वरण है ये, और g क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ऊंचाई के साथ g का मान बदलता है जबकि g का मान स्थिर रहता है। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ऊंचाई के साथ g का मान घटता है कि बढ़ता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण सदिश राशि है और गुरुत्वीय स्थिरांक जो है वो अदिश राशि है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस प्रतिबल का प्रकार लिखिए। तो क्या है, सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी लंबाई में अगर स्ट्रेस फोर्स लगा रहे हो, उसमें एरिया चेंज हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस 2 तरह का होगा, एक टेंसाइल स्ट्रेस यानी खींचोगे तब, और एक इसको प्रेस करोगे तो उसको बोलोगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है। रबर को खींचेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा, उसको धक्का देंगे तो फोर्स दबाएंगे तो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। दूसरा क्या है, सियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना। कोई भी इस तरह का पार्टिकल, इसके ऊपर जो ऊपर में अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, है ना, टेंजेंशियली, ताकि ये इस तरह से डिफॉर्म हो जा रहा है,
तो उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस। तीसरा क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस, है ना, कोई प्लास्टिक का बॉटल है, प्लास्टिक है, उसमें पानी डाले हैं तो जिससे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हिंदी में क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी तनन प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल, इसी का दो रूप है। अपरूपण या स्पर्शी प्रतिबल, ठीक है, और तीसरा जलीय प्रतिबल या आयतन प्रतिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। केवल एक लाइन में लिखना है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन, किसके कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण। क्लियर है, तो यहाँ लिख दो कि स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है क्या होता है, सारे बाकी जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उसमें से सबसे कम होता है, और जिसका स्फेरिकल सरफेस एरिया कम होगा उसका सरफेस टेंशन अधिक होता है, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू टी इंटू 2a होता है। क्लियर है, आई बात समझ में। तो जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका सरफेस टेंशन अधिक होगा, इसीलिए रेन ड्रॉप जो होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम है और पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना, समतापीय और ऊर्ध्वस्म प्रक्रिया में क्या अंतर है। पहला प्रक्रिया, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी तापमान इसमें नियतांक होता है, यानी स्थिर रहता है, स्थिरांक होता है, और एडियाबेटिक में उष्मा हीट एनर्जी जो रहता है वो कांस्टेंट होता है, बस यही लिखना है। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, किसमें, एडियाबेटिक में, जबकि आइसोथर्मल में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट टू द सराउंडिंग टू मेक ओवरऑल टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सीधा केवल एक शब्द में क्या लिखना है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इन आइसोथर्मल टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और इन एडियाबेटिक प्रोसेस हीट एनर्जी इज कांस्टेंट। क्लियर है, बस इतना ही लिख देना है। हिंदी में क्या लिख देना है कि जो समतापी है उसमें क्या होगा, तापमान जो होता है वो स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है ना, तापमान स्थिरांक होता है यानी कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, और जबकि उसमें क्या होता है, उष्मा ऊर्जा जो होता है वो नियतांक होता है, हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। क्लियर है। दूसरा डिफरेंस क्या लिखना है कि आइसोथर्मल में एडियाबेटिक अगर है तो इसमें जो हीट एनर्जी क्यू जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, डेल क्यू क्या होगा, जीरो, चेंज इन हीट एनर्जी क्या होगा, जीरो, और आइसोथर्मल में क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा जीरो, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन इसमें जीरो होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन व्हिच इज नॉट ऑक्सिलरेटरी। एक ऐसा एग्जांपल देना है कि जो आवर्त गति तो है लेकिन दोलन नहीं करता है। दोलन मतलब इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन, तो जो कंप्लीट गोला गोला घूमेगा दैट इज द पीरियोडिक मोशन, यानी रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, या घड़ी का सुई, कुछ भी जो भी गोला गोला कांस्टेंट टाइम में, मतलब एक पीरियोडिक मूवमेंट कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड द, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। वही एग्जाम्पल है किसका, आवर्त गति का, है ना, जो कि एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित दूरी को तय करता है, दैट इज द, और वो रिपीट कर रहा है, रिपीट एंड रिपीट कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिफाइन ट्रांसवर्स वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग गति, यानी देखिए हर मॉडल सेट में ये यहाँ से क्वेश्चन है, तो ये हो सकता है एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, चाहे 3 नंबर में आए, 6 नंबर, 5 नंबर में आए, 1 नंबर में आएगा ही आएगा। तो क्या है कि ये अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, इसमें मोशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, ठीक है। द मोशन ऑफ वेव इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव इज नोन एज द ट्रांसवर्स वेव ऑफ मोशन। हिंदी में क्या हो जाएगा, तरंग की वह गति जिसमें कण का विस्थापन तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ये याद रखना है, संचरण की दिशा के लंबवत अगर कण का विस्थापन होता है, पार्टिकल का मूवमेंट होता है, उसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अगर एलोंग होता, पैरेलल होता, यानी समांतर होता, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शन बी से। सेक्शन बी क्या कह रहा है, 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसान है, write an expression for gravitational force acting between the two masses m1 and m2 separated by a distance r। इसका आपको केवल एक्सप्रेशन लिखना है, फोर्स बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर, बस ये आपका 1 नंबर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, तो यही आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि किसका निकल, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स का यही हो जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ मासेस का। दूसरा क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दे, ठीक है, 2 हो गया। तीसरा क्या है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है। तीसरा, चौथा क्या है
ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स है, ठीक है। पांचवा क्या है, ये वीक फोर्स है। आई बात समझ में ना। तो ये इतना हम आपको प्रॉपर्टीज पता है, करेक्टरिस्टिक पता है, इसमें से दो करेक्टरिस्टिक्स आप लिख लेंगे। यहाँ पे दो करेक्टरिस्टिक आपके लिए दिया हुआ है हिंदी में। ये सार्वभौमिक आकर्षक बल है, ठीक है, और ये दो निकायों के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे अनुपातिक होता है ना। और उन लोग दोनों दो निकायों के मध्य दूरी के के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व आपको ड्रॉ करना है, और यहाँ ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, प्रतिबल और विकृति के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए ग्राफ खींचे, है ना, और उस पर मार्क करना है। दूसरा क्या है क्वेश्चन कि मार्क क्लियरली एल्ड पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट, प्रत्यास्थ सीमा और विभंजन बिंदु को चिन्हित करें। चलिए ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पे आपका इसका आंसर दिया हुआ है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है। स्ट्रेस जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन भी हमारा बढ़ रहा है। इस ग्राफ को समझ लीजिए, यहाँ जी ए पॉइंट तक इसका स्ट्रेन, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा, यानी हुक्स लॉ को यहाँ तक फॉलो कर रहा है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसी को बोलते हैं हुक्स लॉ, हुक का नियम। यानी प्रतिबल जो होता है वो क्रमानुपाती होता है किसके, विकृति के। ये किसका है, हुक का नियम है। तो ये ए तक यही दर्शा रहा है कि ये उसको फॉलो कर रहा है। ए से बी की तरफ एल्ड पॉइंट है, कहने का मतलब है कि बी पर ज्यादा स्ट्रेस, यानी कम स्ट्रेस में ज्यादा विकृति होगा, बी पर कम स्ट्रेस में ज्यादा विकृति होगा, लेकिन बी पर छोड़ने के बाद वो पुनः अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे सी पर चला तो उसके बाद वो ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा, वो परमानेंट सेट की तरफ भागने लगेगा। क्लियर है। सी से डी यही है। यहाँ पे बी जो है वो एल्ड पॉइंट है, जो यहाँ पे पूछ रहा है प्रत्यास्थ सीमा। इसके आगे जैसे ही गया तो वो प्लास्टिसिटी शो करने लगा, इलास्टिसिटी ना शो करके क्या शो करेगा, प्लास्टिसिटी शो करेगा। सी से डी के बीच का जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि भैया देखो यहाँ से प्लास्टिसिटी है, यहाँ से स्ट्रेच करोगे ठीक है, स्ट्रेच होते रहेगा, लेकिन अगर इसके आगे गया तो अब टूटने का भी डर है। क्लियर है ना। तो यहाँ से स्ट्रेन बढ़ा तो स्ट्रेस बढ़ाओगे तो ई पॉइंट पहुंचेगा। ई पॉइंट इज नोन एज द ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। ई पॉइंट इज नोन एज द ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। कहने का मतलब है कि ई से अगर यहाँ पहुंचने के बाद अगर हम स्ट्रेस दे रहे हैं, स्ट्रेन तो कम होगा ही, स्ट्रेस जैसे ही दिए वो टूट जाएगा। क्लियर है। एक चीज और ध्यान में रखो, डी और ई के बीच में जितना लंबा होगा उस समझ लो कि उसमें इलास्टिसिटी उतना ही ज्यादा, मतलब कहने का मतलब है कि वो डक्टिलिटी शो करेगा, यानी लंबा बनने का प्रक्रिया शो करेगा। और अगर डी और ई के बीच का डिस्टेंस कम है तो ब्रिटल है, ब्रिटल मतलब एकदम टूट जाएगा तुरंत। ठीक है। वही चीज हिंदी में है। हिंदी में क्या है भाई, यहां से चला ए तक तो ये क्या है, हुक का नियम को प्रतिपादित कर रहा है। बी जो है वो क्या है, प्रभाव बिंदु है ना, प्रत्यास्थ सीमा है। और ई जो है वो क्या है, विभंजन बिंदु है। यानी सी से डी के बीच में कैसा आचरण करेगा, प्लास्टिक वाला आचरण करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वो लौटेगा नहीं। क्लियर है। सी तक तो मान लो कि प्लास्टिसिटी शो करेगा, लेकिन कुछ हद तक अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा, भले थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आने की कोशिश करेगा। लेकिन सी से डी के बाद कोशिश करना भी छोड़ देगा आने का। ठीक है। तो ये ग्राफ है, इसको आप देख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ये ड्रॉप है, इसके अंदर एक्सेस प्रेशर होता है। जैसे मान लो फोर्स बढ़ा तो क्या होगा, इसके रेडियस में परिवर्तन हुआ, बबल में, है ना, ड्रॉप में। तो ये प्रेशर इसका इनसाइड क्या हो जाएगा, पी आई, और बाहर का प्रेशर पी जीरो, है ना। अब अंदर का प्रेशर जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, तभी ना ये रेडियस बढ़ेगा इसका। मान लो इसमें डेल आर परिवर्तन हुआ। आइए हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। क्या कह रहा है कि मान लो यहाँ पे पी आई और पी जीरो जो है वो क्या है, प्रेशर फिगर दिख रहा है, यहाँ पे पी जीरो है, ये पी आई है, ये डेल आर है, मतलब रेडियस में थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएं रेडियस इसका, डेल आर एकदम स्मॉल रेडियस बढ़ा है। मान लेते हैं कि पी आई और पी नॉट जो है वो प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द ड्रॉप। पी आई जो है इनसाइड द ड्रॉप है प्रेशर, और पी ओ जो है आउटसाइड द ड्रॉप है प्रेशर। ठीक है। माना कि पी आई और पी जीरो जो है वो बूंद के अंदर और बाहर का दाब है। अब क्या है भैया, एक मिनट, अब क्या है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप।
बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब क्या हो जाएगा, पी आई माइनस पी नॉट। क्लियर है। अब आर से आर प्लस डेल आर बढ़ाने के लिए क्या होगा, हम लोग उसमें अब आर से डेल आर बढ़ा, ठीक है, तो एरिया उसका बढ़ा, तो एरिया जब बढ़ेगा तो ए वन क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और फाइनल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर की जगह पर क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल आर का स्क्वायर। क्लियर है। माना कि प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर। आप हिंदी मीडियम वाले अपना कॉपी में इसको लिख लोगे, अलग केवल हिंदी वाले लिख लोगे इसको, लास्ट में हम आपको स्क्रीनशॉट के लिए छोटा करके दे देंगे। ठीक है। तो ए टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर प्लस 2 आर डेल आर। अब डेल आर तो अपने आप छोटा है, डेल आर इज स्मॉल, सो डेल आर का स्क्वायर जो होगा वो और क्या छोटा हो जाएगा, इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कि डेल आर का मान क्या है, छोटा है, अतः डेल आर का जो होल स्क्वायर है उसका मान तो और छोटा होगा, अतः हम उसे हटा सकते हैं। क्लियर है। ए टू बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 आर डेल आर का स्क्वायर हट गया। अब इसको 4 पाई कर दें तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 आर इंटू डेल आर। तब इंक्रीज सरफेस एरिया जो हुआ वो कितना हुआ, ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल आर, माइनस ए वन कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 8 पाई आर डेल आर। ये क्या होगा, इंक्रीज सरफेस एरिया। अब वर्क डन कितना लगेगा इंक्रीज सरफेस एरिया में, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर टी इंटू एरिया, सरफेस एरिया होगा ना। तो टी इंटू डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, टी इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, 8 पाई आर डेल आर हो गया ना। अब क्या हो रहा है कि बल के कारण तो इसके अंदर का इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा, पी आई माइनस पी नॉट इंटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर, फोर्स इंटू डेल आर हो गया। क्लियर है। ये वर्क डन हो गया। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेट कर देंगे हम लोग, दोनों क्या है, दोनों वर्क डन ही है, तो दोनों वर्क डन है, तो ये और आपका ये दोनों को क्या किए, इक्वेट किए, तो इक्वेट किए तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर है तो 4 पाई से 8 पाई कटेगा तो कितना, 2 दो बार में, और यहाँ पे आर स्क्वायर इसका एक आर कट जाएगा आर से, दूसरा क्या है डेल आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टी बचेगा, 2t बचेगा, और यहाँ पे आर बचेगा, इस साइड में आर बचेगा, यहाँ पे 2t बचेगा। तो पी आई माइनस पी नॉट क्या हो जाएगा, पी आई माइनस पी नॉट बराबर 2t बाई आर। यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, है ना, यानी जो लिक्विड द्रव बूंद है उसके अंदर का अतिरिक्त दाब। क्लियर है। तो ये है, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप कहेंगे तो हम इसका आपको पीडीएफ भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम, व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम। एक साधारण लोलक क्या है, तो क्या है एक साधारण लोलक, it is a mechanical arrangement in which mass suspended from light string that can oscillate when displaced from its rest position। रेस्ट पोजीशन से डिस्प्लेस होता है तो उसमें क्या होने लगता है, ऑसिलेशन होने लगता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सिंपल पेंडुलम। क्लियर है। आप इसमें क्या कर लेंगे, फिगर भी बना करके दिखा देंगे इस तरह से। क्लियर है। इस तरह से आप इसमें फिगर भी बना देंगे सिंपल पेंडुलम का। क्लियर है। अब फिगर बना दोगे तो इसमें लैंग्वेज में थोड़ा मोड़ा इधर उधर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है। इसलिए फिगर नहीं भूलेंगे, फिगर बना देंगे। यह एक आंतरिक व्यवस्था है जिसमें एक हल्के तार से लटका हुआ द्रव्यमान जो अपनी विश्राम स्थिति से विस्थापित होने पर दोलन करने लगता है, या फिर कर सकता है, नहीं करने लगता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आपको साधारण लोलक के क्या लिखना है, आवर्त का। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल क्या है, लंबाई, स्ट्रिंग की लंबाई है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये दोनों आप मेंशन कर दोगे, है ना, एल क्या है और जी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम किसको बोलते हैं, ऐसा पेंडुलम जिसका टी जो होता है वो 2 सेकंड होता है,
टाइम पीरियड, ऐसा पेंडुलम, ऐसा साधारण लोलक सिंपल पेंडुलम जिसका आवर्तकाल जो होता है वो कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। अब इसी फॉर्मूला में हम लोग उसका मान रखेंगे, तो उसका मान रखने पर क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो टी की वैल्यू कितनी होगी, 2, और 2 पाई अंडर रूट एल बटे 9.8। अब क्या करेंगे, एल का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 बराबर 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी। जी की वैल्यू क्या है, 9.8। क्लियर है, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.8। अब यहां से क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये 9.8 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 9.8 बाई 4 पाई स्क्वायर, तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, 9.8 बाई पाई स्क्वायर, यानी 3.14 इंटू 3.14। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.994 मीटर, यानी 99.4 सेंटीमीटर, यानी नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर, नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, सॉरी 99.4 सेंटीमीटर है, नियर अबाउट 1 मीटर। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ। क्लियर है, हिंदी मीडियम वाले इसमें लिख देंगे, आवर्तकाल लिखोगे कि सेकेंड पेंडुलम यानी जो द्वितीय दोलन है ना, सेकेंड लोलक है, तो सेकेंड लोलक यानी द्वितीय लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, टी बराबर 2 सेकेंड। अब इसमें आप मान रख दोगे, ठीक है, जैसा बताया उस तरह से इसको सॉल्व कर दोगे। एन एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापी प्रक्रम के दौरान किए गए कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त की। क्या है भाई व्यंजक, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, समतापी कार्य के लिए क्या करोगे, मान लिए कि इसमें एक गैस भरा हुआ है, हम लोग इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम, तो इसका मान लो कि आइसोथर्मल कंटेनर है, यानी समतापीय डब्बा बंद है, तो क्या हो जाएगा, P1 V1 और T जो है वो इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, और P2 V2 T जो है उसका फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है। माना कि P1 V1 जो है ना, प्रारंभिक दाब, आयतन और तापमान है, और P2 V2 T अंतिम दाब, आयतन और तापमान है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, अंडर इंटीग्रेशन हो जाएगा डी डब्ल्यू का, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी डेल भी, यानी वॉल्यूम है डी वी, तो V1 से वॉल्यूम कहाँ पड़ रहा है, V2। ठीक है, तो पीवी बराबर क्या हमको पता है, पीवी बराबर एनआरटी, आइडियल गैस के लिए होता है। एन क्या है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस लिए हैं, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एन जब 1 हो जाएगा तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी बटा भी। पी का मान कितना आ गया, आर टी बटा भी। अब ये पी का मान जो है हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में रखेंगे, तो इक्वेशन में जब रखेंगे तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, V1 से V2 आर टी बटा भी इंटू डी वी। क्लियर है, अब ये आर टी को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और V1 से V2 डी वी बटा भी करेंगे। क्लियर है, अब आर टी बराबर 1/v/dv, 1/v/dv यानी 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, इसका इंटीग्रेशन log x, तो इसका भी क्या हो जाएगा, log v हो जाएगा, V1 से लेकर के V2 तक मैथ लगेगा। अब RT हो जाएगा log V2 माइनस log V1, होता है ना, अगर मान लो x कहाँ से कहाँ तक है, a से लेकर के b तक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस a, पहले ये पुट करते हैं, माइनस ये पुट करते हैं, तो V2 माइनस लॉग V2 माइनस लॉग V1। क्लियर है, अब हमको पता है कि लॉग A माइनस लॉग B बराबर क्या होता है, लॉग A माइनस लॉग B बराबर लॉग A बटा B, तो वही चीज़ यहाँ पे हो गया, तो RT लॉग V2 बटा V1। अब यहाँ पे क्या है, लॉग को 10 के मामले में रखने के लिए यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई होता है, 2.303 से, तो 2.303 RT लॉग 10 V2 बटा V1। क्लियर है, अब यहाँ पे P1 बाई P2 के रूप में भी इसको चेंज कर सकते हैं, ये भी आंसर हो गया। और अगर P1 बाई P2 के रूप में चेंज करना है तो PV बराबर क्या होता है, कांस्टेंट है ना, तो P1 V1 बराबर P2 V2, यानी P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1, तो V2 बटा V1 की जगह पर क्या हो जाएगा, P1 बटा P2, तो 2.303 RT लॉग 10 लिखना है तो लिख दो, आर ये लिख दिए तो ऑलरेडी यहाँ पे 10 है, लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, तो ये था इस तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन द टर्म्स, है ना, आपको डिफाइन करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लैटेंट हीट कैपेसिटी और राइट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। यानी क्या है, विशिष्ट उष्माधारिता, गुप्त उष्माधारिता और कैलोरीमिति का सिद्धांत लिखिए। तो क्या है विशिष्ट उष्माधारिता यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के लिए एक यूनिट मास में जितना हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यानी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को या यूनिट मास ऑफ मटेरियल को लिख दिए हैं, है ना, जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज द लेटेंट हीट कैपेसिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि अगर इंसुलेटेड सिस्टम है तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट का ट्रांसफर होगा, है ना, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी और वही इक्वल होगा किसके, हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड बॉडी। जितना हॉट एनर्जी लॉस लॉस करेगा उतना ही कोल्ड बॉडी उसको गेन करेगा। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, ये दोनों आंसर लिखा हुआ है, हिंदी भी आप समझ गए, हिंदी में ही बताया है, तो दोनों आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, और याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ए ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय वाई एक्स टी बराबर 3 sin 36t प्लस 0.018x प्लस पाई बाई 4। अब यहाँ पे इसका क्या है, एम्पलीट्यूड निकालना है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, यही वाला, तो सेंटीमीटर में है तो 3 सेंटीमीटर हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, ओमेगा बटा 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 36, ओमेगा टी होता है ना, प्लस के एक्स प्लस फाई यानी पाई बाई 4। तो इनिशियल फेज एट द ऑरिजिन कितना हो जाएगा, फाई यानी पाई बाई 4 हो जाएगा, इसका आंसर पाई बाई 4 और इसका आंसर 36/2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर किया हुआ है, देख लो 36/2 पाई यानी 573 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका इसमें से 5 क्वेश्चन में से केवल 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्या कह रहा है कि राइट द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन लिखना है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1/t, पहला रिलेशन हो गया, 1 नंबर मिल गया आपको। वेवलेंथ और प्रोपागेशन कांस्टेंट, तो लेमडा बराबर क्या होता है ना, लेमडा बराबर ओमेगा बटा 2 पाई बटा के, 2 पाई बटा के, क्लियर है, लेमडा बराबर 2 पाई बटा के। दूसरा क्या है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेव फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फिर क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई म्यू, 2 पाई म्यू। एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रोपागेशन कांस्टेंट ऑफ वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी यानी भी हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोपागेशन कांस्टेंट। ठीक है, यानी भी बराबर ओमेगा बट्टा के। तो ये है, इसका आंसर भी है यहाँ पे, आप इसको अभी बताया, इसको नोट भी कर लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट एंड प्रूफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, स्टेट और प्रूफ करना बर्नौली प्रिंसिपल का। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है कि the sum of energies possessed by the following ideal liquid at a point is constant provided that the liquid is incompressible and non-viscous and flow is streamline। अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है और फ्लो जो है स्ट्रीमलाइन है, तो हर पॉइंट पर एट ए गिवन पॉइंट टोटल एनर्जी जो पोजेस किया जा रहा है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एनर्जी कौन कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, ये तीनों जो होता है कांस्टेंट होता है। क्लियर है, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार जब कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव या गैस आदर्श तरल धारा रेखीय प्रवाह में प्रभावित हो रहा हो तो उसके प्रत्येक बिंदु पर बहने वाले द्रव की कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा नियत कांस्टेंट रहती है, मतलब बदलती नहीं है। क्लियर है, अब बर्नौली के सिद्धांत का अनुप्रयोग कहाँ होता है भाई, बॉलिंग कराने में, बॉल में भी वहाँ पे बर्नौली प्रिंसिपल होता है ना, और मतलब इसका
एप्लीकेशन लिखना है तो एक एप्लीकेशन आप लिखिए जहाँ वेग अधिक होता है वहाँ पे दाब कम होता है ना। तो एरोप्लेन, एरोप्लेन का उड़ना जो होता है ना, एरोप्लेन का उड़ना वो किसका एग्जाम्पल है, बर्नौलीज प्रिंसिपल का। क्लियर है। स्पिन बॉल का होना, क्रिकेट खेलते होगे तो स्पिन बॉल का होना वो भी किसका एग्जाम्पल है, बर्नौलीज प्रिंसिपल का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे एक देख लिए कि फ्लो ऑफ लिक्विड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया इसका A2 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V1, यहाँ पे वेलोसिटी V2, यहाँ पे इसका हाइट H1 और यहाँ पे इसकी हाइट H2, इसका एरिया A1, इसकी एरिया A2, यहाँ पे फोर्स F1, यहाँ पे फोर्स F2, यही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब चूंकि क्या है, यहाँ पे जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो लिक्विड जो है वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल मतलब असंपीड्य है। तो असंपीड्य है तो इसका मतलब है कि भाई इसकी जो डेंसिटी होगी यानी घनत्व जो होगी वो क्या होगी, हर समय बराबर होगी। तो वर्क डन ऑन द फ्लूइड गिवन बाय, तो कितना वर्क डन होगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, F1 dx है ना, स्मॉल के लिए, माइनस F2 dx। क्लियर है। तो अब dx, अब F1 क्या हो जाएगा, PV, क्या हो जाएगा, P, प्रेशर इंटू एरिया होता है ना, फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू एक्स, यानी क्या हो जाएगा, एरिया इंटू dx क्या हो जाएगा, dV, एरिया इंटू dx क्या हो जाएगा, dV। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर यहाँ पे P1 dV है ना, माइनस P2 dV। तो P1 माइनस P2 इंटू dV, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब क्या है, वर्क डन बाय द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, पोटेंशियल एनर्जी के कारण वर्क डन क्या हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या हो जाएगा, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर होगा। अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। तो यानी मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर है। तो मास के जगह पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो स्मॉल वॉल्यूम dV हो जाएगा इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्लियर है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है mgh होता है, तो mgh2 माइनस mgh1, तो h2 माइनस h1 हो गया mg। और यहाँ पे भी मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो dV हो जाएगा ना, तो रो dV g h2 माइनस h1। अब क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, कि प्रेशर एनर्जी के कारण जो लग रहा है ऊर्जा वो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगा। क्लियर है। तो P1 माइनस P2 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ रो dV V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये पहला हो गया। अब प्लस रो dV G H2 माइनस H1, ये भी हो गया। क्लियर है। अब क्या है कि अब काटो यहाँ से, dV dV सबका कट जाएगा, dV dV कट गया, तो क्या बचा, P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। अब H1 1 वाला को सब लेफ्ट साइड ले जाओ और 2 वाला को राइट साइड, तो क्या मिलेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इसका मतलब क्या है कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, यानी प्रेशर एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका हेड जो होगा वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करो। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, वहां से अर्थ सरफेस है ना सॉरी, और सरफेस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर लाने के लिए जितना वर्क डन लगेगा, जितना कार्य लगेगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द ग्रेविटेशनल field in the field, gravitational field is equals to the work done in bringing a unit mass from infinity to that point। यूनिट मास को इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना रहता है, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। गुरुत्व विभव या गुरुत्वीय विभव चिरसम्मत यांत्रिकी में उस कार्य को कहा जाता है जो किसी इकाई द्रव्यमान वाली वस्तु को प्रेक्षण बिंदु तक लाने वाले गुरुत्वीय बल के विरुद्ध करना पड़ता है। क्लियर है। यानी इन्फिनिटी से कहाँ लाना है, उस पॉइंट पर प्रेक्षण बिंदु तक आपको लाना है। अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, मान लीजिए कि इन्फिनिटी से हम लोग इस पॉइंट पर इसको, एक मिनट, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर इसको हम लोग ला रहे हैं पी तक। ठीक है। ये अर्थ है, अर्थ पर पी सरफेस है ना, और इसकी रेडियस आर है।
तो वर्क डन कितना ब्रिंग करना पड़ा, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डी एक्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं तो ये दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। डी डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर ला रहे हैं ना, तो एफ डी एक्स हो जाएगा। अब फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, जी एम वन इंटू एम टू, यानी जी कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, बटा एक्स स्क्वायर, है ना, यानी मान लो कि डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट के और जहाँ लाना है उसके बीच में, है ना, मतलब मास ऑफ द अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है एक्स। क्लियर है। तो इन्फिनिटी टू आर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब 1/x² का क्या हो जाएगा, x का पावर कितना हो जाएगा, -2। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो -2 + 1 बटा -2 + 1, तो क्या हो जाएगा, x का पावर -1 बटा -1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1/x। तो क्या हो जाएगा, -1/x, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r। अब इसमें पुट करेंगे -1/r, माइनस माइनस प्लस 1/∞। तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। और क्या बच गया, GMM बटा आर। तो वर्क डन कितना होगा, -GMM बटा आर। निगेटिव क्यों क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कार्य किया जा रहा है। क्लियर है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट आप रख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग एसएचएम। हर जो मॉडल सेट है सब में इससे क्वेश्चन है ही है। तो क्या करेंगे, बड़ी आसान है। मान लेते हैं पीरियोडिक मोशन कर रहा है ना एसएचएम, सिंपल पीरियोडिक मोशन ही है ना एसएचएम। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक जब हम देखें तो ऑलरेडी यहाँ तक जा चुका था। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए एंगल कितना क्रिएट किया, फेज एंगल उसका फाई, ठीक है, ऑलरेडी जा चुका था। तो मान लो ऑब्जेक्ट फिर यहाँ से यहाँ तक गया, और वो कितना एंगल से गया, थीटा एंगल से। यहाँ से यहाँ तक क्या है, मान लो छोटा थीटा, डेल थीटा। तो डेल थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी होगा, वही चीज़ है ना। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बटा टी। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। अब क्या है, यहाँ पे ये वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वाई, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा थीटा है। तो ये जो थीटा है वो किसके किसके बराबर है, ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर है। क्लियर है। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बटा ए। ये क्या है, यही तो एम्पलीट्यूड है ना, ठीक है। तो वाई बटा ए, तो थीटा वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यही क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है। बस 2 लाइन का है। अब इसका क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी टी, यानी जो विस्थापन है उसका क्या हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो डी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब फिर क्या करेगा, इनटू इसका इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा, और फाइव का क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बच जाएगा, केवल ओमेगा। तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, इसके वेग हो जाएगा, ठीक है, इन एसएचएम। क्लियर है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। बस इतना ही लाइन का है, 5 नंबर मिल जाएगा, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज नोन एज द डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप डिफाइन करें। आप अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन किए थे, उसमें क्या किए थे, 1 kg यानी 1 ग्राम, या फिर जो मास यूनिट मास को लिए थे, यहाँ पे क्या ले लेना है, यूनिट मोल को ले लेना है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। कितना, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। क्लियर है। मोलर विशिष्ट ताप क्षमता इसे पदार्थ के 1 मोल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका सेकेंड मॉडल सेट उसमें भी बताया गया है, और थर्ड मॉडल सेट उसमें भी आपको बताया गया है। और इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवी माइनस सीवी, एससीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, क्योंकि तीनों मॉडल सेट में इससे क्वेश्चन है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी पर क्या है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है। तो आप इसका लिख लोगे, बताया भी क्या है, हीट ऊर्जा का न तो ह्रास होता है और न तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। फिर क्या लिख दोगे, डेल क्यू बराबर
डेल यू प्लस डेल, एक मिनट सॉरी, डेल डब्ल्यू, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ पे हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अगर डिफिनेशन में इधर उधर भी हो जाता है तो ये आप लिख देते हो, इसका मतलब है कि आपको पता है, यही है थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन। बस इतना ही लिख दोगे, आपको पूरा मार्क्स 1 नंबर का है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिराइव रिलेशन सीपी माइनस सीवी बटा आर। ये हर सेट में आपको बताया गया, फिर से बता देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक दाब क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का एक सिचुएशन है। तो हम लोग मान लेते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन सी वी डी टी होगा ही। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल एक ले लेते हैं, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाता है, सी वी डी टी, या फिर एन ही ले लेते हैं, कुछ भी करो। और डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी डी भी, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी डी भी। अब कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं करेगा, तो वॉल्यूम जब इंक्रीज नहीं करेगा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो, तो यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो डी डब्ल्यू कितना हो गया, जीरो। तो यानी डी क्यू बराबर क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो डी क्यू बराबर क्या हो गया, डी यू। अब डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, एन सी वी डी टी बराबर डी यू। क्लियर है। दूसरा क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो एक चीज आप ध्यान में रखो कि प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं, यानी इंटरनल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, इंटरनल एनर्जी विल बी द सेम। क्लियर है। प्रेशर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब मूव नहीं कर रहा था, यानी टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जो इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के साथ होगा वही इंटरनल एनर्जी प्रेशर के साथ भी होगा। तो डी यू बराबर क्या हो जाएगा, एन सी वी डी टी, और डी क्यू क्या हो जाएगा, एन सी पी डी टी, कॉन्स्टेंट प्रेशर, और डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी डी भी। क्लियर है। ये जीरो होगा नहीं क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। पी डी वी बराबर क्या हो जाता है आइडियल गैस के लिए, एन आर डी टी लिख दोगे, पी डी वी बराबर एन आर डी टी फॉर आइडियल गैस, है ना। तो एन सी पी डी टी बराबर क्या हो जाएगा, एन सी वी डी टी बराबर प्लस एन आर डी टी। अब एन कॉमन हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी डी टी, डी टी डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और एन एन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी पी माइनस सी वी बराबर आर। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर। तो ये थे आपके पूरे क्वेश्चंस, 19 क्वेश्चंस आपके सेट 1 से। आई होप ये दोनों मीडियम में आपको बताया गया, आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।